अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज नया में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया तारिक। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करेंगे अपनी अच्छी बात से। तो अच्छी खबर सिर्फ वो नहीं जो हालात बदल दे, बल्कि वो भी है जो इंसान के अंदर उम्मीद जगा दे। मुश्किल वक्त आर्जी होता है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, मगर हौसला और जो मुस्बत सोच है ना, वो इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मेन पॉइंट ही यही है। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहकर आप जिंदगी को देखेंगे, उतना ज़ाहिर है आपके जहन खुलता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। और देखिए ना, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो आयत है ना, अगर हम इसके कहते हैं ना कि इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें कि इसका मतन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि आजमाइश के बाद आसानी के दरवाजे ज़रूर खुलते हैं। यानी कि इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ बेशक, यानी आप देखिए कि उस पर इम्प्रोवाइज किया गया कि बेशक ऐसा होगा, ज़रूर ऐसा होगा और लाजमी ऐसा होगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपका कितना यकीन है कि आपका ये मुश्किल वक्त इंशाल्लाह गुजर जाएगा और आसानियां आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा तारीख में भी ऐसे हमें बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहां ये बात साबित हो जाती है कि साबित कदमी ने मतलब नामुमकिन को मुमकिन बना देती है ना। ये बेसिकली आपकी साबित कदमी होती है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन हालात में जो उनके खिलाफ मुखालफत की गई, मुश्किलात में, उसके बावजूद सब्र और तहम्मुल का उन्होंने मुजाहिरा किया, हिकमत और हुस्न इखलाक का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जिससे दुनिया को अमन, बर्दाश्त और इंसानियत का पैगाम मिला है। और ये फिर कहा गया ना कि रहती दुनिया तक वो मशले राह हैं। आप देखिए ना, हम तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते हैं तो कितने ऐसे वाक़यात हैं, हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी मुश्किलात उन पर नहीं आई। शायद आपकी मेरी ज़िंदगी में वो मुश्किलात तो कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करती हैं जो वक्त उन्होंने गुजारा। बात है। जिस तरह से लोग उनसे जो है वो देखा था आपने, और वो याद है एक औरत वाली स्टोरी हम सब कितना पढ़ते थे कि जो रोजाना, लेकिन उसमें माफ करना, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना, फिर बाद में जाके देखभाल करना, ये आप मिसालें आपको कहीं नहीं मिलती। यानी कि वो मुश्किलात का एक मुश्किलात और थी, लेकिन आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मुस्कुरा कर उस मुश्किल वक्त से जो है वो उन्होंने ना सिर्फ उसका मुकाबला किया बल्कि सब्र का जो पैगाम है ना वो उन्होंने हमें दिया। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी एक तालिब इल्म नाकामी के बाद दोबारा मेहनत करके कामयाब हो सकता है। और एक मेहनत कश इंसान मुसलसल अपनी जो कोशिश है उससे भी अपना जो मेहनत का फल है वो हासिल कर सकता है। दयानतदारी और हौसले से ना आप अपने हालात बदल सकते हैं। और देखिए, असल कामयाबी तो यही है ना कि मुश्किल वक्त में आप उम्मीद, सब्र और कोशिश का साथ ना छोड़ें। क्योंकि देखिए, अगर वक्त सबका अच्छा हो, सबके लिए स्मूथ हो, तो कोई भी जाहिर सी बात है कोई मेहनत ही नहीं करेगा, ऐसे कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई अपने काम के लिए मेहनत नहीं करेगा, कोई सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो खुदा को किस तरह से याद करेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो लोग तो खुदा को याद करना ही भूल जाएंगे। और पता है, चीज़ों की कदर भी आपको ये मुश्किल वक्त सिखाता है, अपनों की कदर भी आपको ये मुश्किल वक्त सिखाता है। अब अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो आपको उसी वक्त पता चलेगा। आप देखिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, आप देखिएगा अपने फैमिली सर्कल में, उस वक्त जो आपके साथ खड़ा है, उस वक्त जो आपका साथ दे रहा है ना, असल हकीकत में दोस्त भी वो आपका है। असल हकीकत में अगर वो ब्लड रिलेशन है तो आप ना उस वक्त उसको जांच पाएंगे। तो इसीलिए आप कहते हैं ना कि वो मुश्किल वक्त भी, और थोड़े टाइम के लिए आपने ज़रूर उस वक्त आपने करना होता है सब्र, आपने थोड़ी हिम्मत रखनी होती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है सुबह के बाज़ औक़ात में मैंने देखा है लोगों को, लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि जी मुश्किल वक्त है, अब क्या करें, अब तो कोई आएगा, कोई मदद करेगा, हम तभी कुछ करेंगे, अब हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल चुका है। ये अप्रोच गलत है। देखिए, मेहनत आपने ही करनी है, कोई तीसरा बंदा आकर जो है वो आपको, अब बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर मेहनत करते हैं, फरिश्ते बन के आते हैं, मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी में लोग, और कितना ज़्यादा जो लोगों को उस मुश्किल वक्त से बाहर निकालते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन एफर्ट तो आपने करनी है ना, मेहनत आपने करनी है। अगर आप एक तालिब इल्म में, जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि सबसे ज़्यादा डिसहार्ट हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, फेल हो गए, व्हाटएवर, देयर इज़ अ लॉन्ग लाइफ, स्काई इज़ द लिमिट। तो थोड़ा सा बस अपनी होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, और ज़िंदगी को हमेशा कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखें तो इंशाअल्लाह ताला बस आपने हारना नहीं है, आपने मेहनत करनी चाहिए हमेशा, एंड डोंट गिव अप। जी, तो अब आपको सुनाते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से पैगाम नशर किया जा रहा है। की जद्दोजहद में मुसलसल संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं।
ہم ان کے بنیادی حقوق کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ حقوق اقوام متحدہ کے منشور میں درج ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مختلف قراردادوں میں ان کی عکاسی کی گئی ہے۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات اور ان کے بعد کیے جانے والے اقدامات بدستور گہری تشویش کا باعث ہیں۔ ان اقدامات نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے فروغ کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت کیے گئے وعدوں کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مسلسل بھارت سے مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی اقدامات سے اعتراض کرے جو جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کے برخلاف ہیں۔ بھارت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو تنازع کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں معاون ثابت ہوں۔ ہم ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب جموں و کشمیر کے تنازع کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا۔ ہم ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیری عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور تنازع کے منصفانہ اور پرامن تصفیہ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر پاکستان کشمیری عوام کی ثابت قدمی، جرأت اور عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان ان کے ساتھ اپنے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام اور ان کے جائز حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کے لیے اپنی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہم بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی طویل عرصہ سے زیر التوا ذمہ داریوں کو پورا کرے اور جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے بامعنی کوششیں کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام اپنا دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو غیر متزلزل عزم ہے کشمیریوں کا، اس میں پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے ان کی اس جد و جہد میں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے آج کے دن کی مناسبت سے، یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے، اپنا خصوصی پیغام بھی کشمیریوں کے نام جاری کیا ہے۔ چلیں جی، تو ناظرین اب ہم اپنی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے، خطے میں امن کی بڑی امید ظاہر ہوئی ہے۔ ایران آبنہ ہرمز کھولنے پر راضی ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران نے پاکستان کو مثبت اشارے دے دیے ہیں۔ قطر اور عمان کی ثالثی میں امریکہ ایران رابطے بھی جاری ہیں، جبکہ مذاکرات میں آئندہ چند روز میں اہم پیش رفت بھی متوقع ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل اہم دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ تو بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے کہ کس جانب چیزیں آگے رخ کر سکتی ہیں اپنا اختیار۔ اور جی، ٹرمپ کو آج آبنہ ہرمز کھولنے کی توقع ہے۔ ایران سے بات چیت جاری ہے، معاہدہ طے پا سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ لیکن جی، ٹرمپ ہیز ٹو بی ٹرمپ، جنگ کی بھی دھمکی دی ہے، کہا تہران ڈیل کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بہت جلد اتفاق رائے کی اس حوالے سے بھی امید ہے۔ کیا ہے ایگزیکٹلی what the think tanks in the America are thinking، پروگرام میں آگے چل کے دیکھیں گے۔ اچھا جی، ایک اور اچھی خبر یہ ہے، پیٹرول 3 روپے 39 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے، اور آج کے لیے پیٹرول کے دام 328 روپے 56 پیسے اور ڈیزل 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آبنہ ہرمز کھلنے کی امید پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی خام تیل 4.5% تک مزید سستا ہو گیا ہے۔ اور جی، کراچی کی بات کر لیں تو وہاں نوجوان تاجر میر رضا کو کسی نے قتل نہیں کیا، خود اس نے موت کو گلے لگایا۔ حکام نے مالی مشکلات میں گھرے میر رضا کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے۔ تو اس کیس کے حوالے سے فردر جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پروگرام میں آگے چل کر آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا سیاہ باب، دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک بار پھر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی واضح کر دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہوا ہے۔
عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ اور جی سیریز بچانے کا بہت اچھا موقع ہے شاہینوں، بیٹرز کے بعد پاکستانی بولرز کا جادو بھی چل رہا ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں کالی آندھی لڑکھڑا گئی ہے، ویسٹ انڈیز کی آدھی سے زیادہ ٹیم پویلین لوٹ گئی ہے جناب، اور مہمان ٹیم کو صرف 60 رنز کی برتری حاصل ہے۔ مجھے اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنی کرکٹ ٹیم کو اتنا فارم میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جی بہت اہم اور اچھی خبر سے شروعات کرتے ہیں، جہاں ایران آبنہ ہرمز کھولنے پر رضامند ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق علاقائی نگرانی میں بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کو کھولا جائے گا، اور اس حوالے سے تہران نے پاکستان کو مثبت اشارے بھی دے دیے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر اور عمان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بھی ہیں، اور دونوں ملک مذاکرات میں اہم پیش رفت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ اچھی ہی سمت میں جائے۔ اور اس کے علاوہ پہلے دن امن کا علم اٹھائے ہوئے پاکستان بھی مزید متحرک ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کل سعودی عرب کا اہم دورہ بھی متوقع ہے۔ اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے اہم امور پر مشاورت بھی ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر بھی اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ تو جیسا ہم شیری پہلی بات کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے، ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے اچھے اثرات جو ہیں یا جو اچھا نتیجہ ہے وہ سامنے آئے، آبنہ ہرمز کھل جائے مکمل طور پر، جو ٹریڈ ہے ہمارا وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی اس تمام تر معاملے میں، اس تمام تر تنازع میں ثالث کا، میڈیٹر کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ہر کسی کو پاکستان نے سمجھایا ایک طریقے سے، اگر دیکھا جائے نا، سعودی عرب کو بھی ایسکلیشن سے روکا گیا، اس کے علاوہ ایران کو بہت بار یہ کہا گیا کہ ایسکلیٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس میں پاکستان بہت زیادہ کردار ادا کرتا رہا ہے اور اب بھی آگے کرے گا۔ اب بھی آگے ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن کا رول ہمیشہ نبھایا ہے، اور اب دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ثابت ہو سکتا ہے اس تمام تر سچویشن میں۔ اب جی سعودی کابینہ کا بھی اہم اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، جس میں علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ہدایت کی ہے کہ امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوشش کی جائے۔ سعودی قیادت میں قائم کثیر الملکی دفاعی بحری اتحاد کا خیر مقدم کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے یہ بات بھی واضح کیا ہے کہ اتحاد کا مقصد بحری راستوں اور عالمی تجارت کا تحفظ ہے۔ اچھا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے شیری کے مذاکرات کے اوپر بار بار زور دیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور واقعی میں امن کا راستہ مذاکرات سے ہی آ سکتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں عالمی تجارت کو آپ بلاک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز جب کچھ عرصے تک ہم نے دیکھا کہ بند رہا، ابھی تک تو اس کی کتنا زیادہ اس کا امپیکٹ رہا ہے، گلوبل چین متاثر رہی ہے، ایگریکلچر ہمارا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیٹاسٹروف کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جب غذائی قلت پیدا ہوگی تو ہر بندہ متاثر ہوتا ہے اس چیز سے نا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ امریکی صدر کو آج آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھلنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے، معاہدہ کرے ورنہ وہ پچھتائے گا۔ اچھا، دھمکی دینے سے تو ٹرمپ باز نہیں آتے نا، یہ تو ان کا وتیرہ ہے، یہ تو ان کی روایت بن چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بتایا کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں، خبردار بھی کیا کہ ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ امریکی صدر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بات چیت ایران کی درخواست پر ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کی امید ہے کہ آبنہ ہرمز مکمل طور پر آج ہی کھل جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ آبنہ ہرمز کھلے گی تو ہمارا ٹریڈ جو متاثر ہو رہا تھا پوری دنیا کا، وہ بہتر طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ راستہ کھل جائے گا، اور جو بھی قلت وغیرہ ہے ٹریڈ کی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہمارے پاس آئی ہے کہ امریکہ، ایران اور عمان آبنہ ہرمز معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ایرانی قیادت نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ آبنہ ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا اعلان آج متوقع ہے، لیٹسٹ نیوز ہے یہ، جو کہ امریکی میڈیا کی جانب سے بتائی جا رہی ہے، اور 60 روزہ انتظام کے تحت بحری آمد و رفت بحال کرنے کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے۔ ٹول فیس معاف، بحری اور بارودی سرنگیں ہٹانے کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک بڑی خبر ہے، قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے ثالثی میں کردار ادا کیا، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، ایک اہم خبر، بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ، ایران اور عمان آبنہ ہرمز معاہدے کے قریب
पहुंच गए हैं। ईरानी क़यादत ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आबना हुर्मस से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान आज ही मुतवक्किल है। तो इस तनाजुर में हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक बड़ा दिन हो सकता है। आज एक बड़ी पेशरफ ये जो सामने आ रही है, अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, इसका बाकायदा ऐलान होगा। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की ये तजवीज़ है। टोल फीस माफ़ करने की तजवीज़ है। बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। समा सबसे पहले ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। अमरीकी मीडिया के बाद समा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है और कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालसी में किरदार अदा किया। इसी पर बात करने के लिए आसिफ अली भट्टी साहब अमरीकी सहाफ़ी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले समा अपने नाज़रीन को एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा है और बताइएगा इस बड़ी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं। मुमकिन तौर पर जो अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ऐलान आज ही मुतवक्किल है। आसिफ साहब जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान, ओमान और कतर ने पिछले 1.5 महीने से, जब से ये दोबारा एस्केलेशन हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और बहुत सारे मामलात पर आपस में जो है वो लग ऐसे रहा था कि जैसे बातचीत खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और साथ ही जो दो दौर हुए हैं, हमारे जराए बताते हैं कि 2 अहम तरीन दौर हुए हैं कतर के अंदर, और उसके बाद ओमान के साथ भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के जो मुतमद्दे खास हैं और खास तौर पे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुसलसल एंगेज रहे हैं। और इसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि आपने सुना होगा कि रिसेंटली अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को कहा था कि वो इराक में जो ठिकाने हैं जो कि आप कह लें कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों, तो सऊदी अरेबिया ने हाँ कर दी थी। लेकिन जो खित्ते की सूरत हाल डेवलप हो रही है, खासतौर पर हॉर्मज़ के एक बंदिश की वजह से, उसने इकोनॉमिकली बहुत वीक किया है मशरिकी वस्ता के ममालिक को, इंक्लूडिंग ईरान। और दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो बड़ी क्लियर कट एक पॉलिसी, आपको याद होगा कि हम एक बार एक बात कहते होते थे कि स्टिक एंड कैरेट वाली जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, वो इसलिए रहती है साथ साथ, और इसलिए वो उसको ज्यादा फोकस उस पर रखते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि पावर तो है, मिलिट्री माइट है अमेरिका, और वो किसी भी कार्रवाई से बाज नहीं रहेगा अगर उसे जरूरत पेश आई तो। और इस सूरत हाल में खासतौर पे जब इलेक्शंस करीब आ गए, अगस्त जो है वो स्टार्ट है और सितंबर का महीना है, और अक्टूबर में जो है वो एक अर्ली वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और नवंबर में इलेक्शन होते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और उससे पहले इस मामले को आर या पार करना है सदर ट्रंप ने, और उनके ऊपर प्रेशर इकोनॉमी का है, अपने लोगों का है, इंटरनेशनल प्रेशर है। हॉर्मज़ की वजह से काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर, जैसा 50 साल बाद दोनों मुल्कों को इस्लामाबाद में होस्ट करके एक चेयर पे बिठा दिया था, एक मेज पे बिठा दिया था अमेरिका को और ईरान को, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि हॉर्मज़ का दोबारा खुलना। और जो उस वक्त जो शर्त रखी जा रही थी ईरान की तरफ से कि वो खुद निगरानी करेगा, अब इसके लिए एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये इसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे, और एक निगरानी की जो इंटरनेशनल टीम बनेगी उसके अंदर अमेरिका के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो अब ये जो पेशरफ्त है, इसके लिए जाहिर सी बात है ईरान ने आमादगी जाहिर की है, और जो सूरत हाल डेवलप हो रही थी, लगता ऐसे था कि शायद बात खराबी की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान मुतमईन था इस मामले के ऊपर कि ये बातचीत खत्म नहीं होगी और इसको डीरेल नहीं होने दिया जाएगा, और नहीं होने दिया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने दीगर ममालिक के साथ भी राब्ता रखा है, जिसमें टर्की भी शामिल है, और इवन मॉस्को के साथ और चाइना के साथ भी राब्ते पाकिस्तान के रहे हैं। तो ये जो एक जायजेंटिक अप्रोच है पाकिस्तान की, और मुख्तलिफ इसके जो मुख्तलिफ अतराफ हैं उन तमाम, बिल्कुल आसिफ साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की कोशिशों से इस मामलात को डीरेल नहीं होने दिया गया और आगे बढ़ाया गया इसको। अच्छा आसिफ साहब, क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि कोई भी टोल वसूल नहीं किया जाएगा, और अब ईरान ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है, तो आपके ख्याल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की कुछ शराइत जो हैं वो अमेरिका ने मान ली थी,
जिसमें जो उनके यहाँ पर फंड्स पड़े हुए हैं, उनकी जो मनी पड़ी हुई है, उसको रिलीज करने के हवाले से बातचीत चल रही थी और कतर ने उसकी गारंटी ली थी। साथ ही में ईरान ने ये बार बार तकाजा किया था कि वो इसका टोल टैक्स जो है वो खुद वसूल करेगा। लेकिन अब उस बात से पीछे हटने का मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है विद इन द कंट्री और जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, खास तौर पे अमेरिका ने जो बड़ी कार्रवाई की धमकी दी, इस सूरत हाल के अंदर शायद ईरान के पास भी ऑप्शन नहीं था और वो इस बात पे रजामंदी उसकी ये जाहिर करती है कि ईरान को रियलाइजेशन हुई है कि शायद अब इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा और इसका अब मंतकी अंजाम होना चाहिए, क्योंकि 28 फरवरी से ये मामला स्टार्ट हुआ है और मार्च में बंदिश हुई है इस हॉर्मस की, और उसके बाद से मुसलसल जो है वो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो पूरी तरह से पंक्चर हो गया बल्कि, और एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, गजाई बहरान की तरफ लोग कंट्रीज बढ़ रहे हैं। तो ईरान के पास ऑप्शन नहीं था और ये बिल्कुल क्लियरली मैं कहूंगा कि ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी ये जो तमाम ममालिक हैं जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और खासतौर पे अमेरिका की जो डिमांड थी कि जी ये टोल टैक्स ईरान नहीं वसूल करेगा, उस बात पे आमादगी इस बात को इंडिकेट करती है कि दोनों मुल्क एक सफे पे किसी हद तक आए हुए हैं और आने वाले दिनों में जो हमें जराए ये कंफर्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी जराए खास तौर पे कि एक मुआहदा जो है वो होने की तवक्को कभी तौर पे, उससे पहले MOU आपको पता है कि हुआ है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान के नाम से इस्लामाबाद MOU है और उसके बाद जो अगला कदम होगा वो एक मुआहदे की शेप में होगा जिसमें वो तमाम अमूर होंगे जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़े हैं। और भट्टी साहब, ये तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जैसे कि जब ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम किसी एक ऐसे मुआहदे पर रजामंद हो जाएं कि ये मामला फिर परमानेंटली हल हो सके। तो भट्टी साहब, जैसे कि एक बड़ा मामला जैसे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में मेंशन किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, और फिर दूसरा फिर ज़ाहिर जौहरी हवाले से जो एक सिलसिला है, तो आप समझते हैं कि उसमें से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का तो ये एक 60 डेज का एक विंडो अब लॉक हो चुका है, इस हवाले से तो एक मैकेनिज्म कुछ हद तक तय पा चुका है। तो अब जो एक दो और हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इसी 60 डेज के विंडो में अगर वो भी हल हो जाते हैं, नेगोशिएशंस हो जाती हैं, आज हम देख रहे हैं कि अब सऊदी अरब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दौरा साबित अगर होता है तो फिर बहुत हद तक फिर हम आपके नज़दीक और आपकी इत्तलात के नज़दीक कितना करीब उस मुआहदे के पहुंच सकते हैं और कितना जल्दी उस मुआहदे तक हम जो है वो रसाई अपनी हासिल कर सकते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जो यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो तो ज़ाहिर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल बात नहीं करे, लेकिन जो करीबी जराए हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका ने जो अपनी शराइत रखी थी, आपको याद होगा 14 नकाती ये MOU है, इसके ऊपर मुख्तलिफ अमूर ऐसे हैं जिसमें खास तौर पे अमेरिका ने डिमांड किया था कि जो जौहरी ताकत का जो मामला है ईरान का या एटॉमिक एक्सरसाइजेस करने के हवाले से या यूरेनियम अफजुदगी हुई है जिसकी जो पड़ी हुई है उनके पास, उसको ठिकाने लगाना है। तो ये अब मामला बिल्कुल क्लियर है कि पेपर के ऊपर ये बात आ गई है कि ईरान को इससे ना सिर्फ दस्तबरदार होना पड़ेगा बल्कि इसके लिए जो डिस्पोजल है इसकी यूरेनियम की वो भी किसी हद तक वो हो सकता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो इसको एजेंसी जो है वो इसको देखे। और इस मामले के ऊपर अमेरिका ने भी थोड़ा टॉलरेंस शो की है कि वो ये स्पेस देना चाहता है कि बजाय इसके कि वो खुद उस पर कब्जा करे या उनके कहने पे किसी को दी जाए ये यूरेनियम। तो शायद काफी हद तक हम समझते हैं कि इस मुआहदे के जो बाकी नुकात हैं, खास तौर पे जो रिकंस्ट्रक्शन करनी है ईरान की, उसके लिए अमेरिका ने बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ पर बाकी ममालिक के साथ जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि ईरान का जो यहाँ पे उनके फंड्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं वो रिलीज करने हैं, तो वो भी उनको रिलीज करने का भी एक मैकेनिज्म इवॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आइंदा जो महीना है, 1 महीना 1.5 महीना, इसके अंदर ये तमाम मामलात के ऊपर आइंदा मंथ बहुत सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है, जो एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, अमरीकी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी समान ने सबसे पहले अपने नाज़रीन को आगाह किया और वो इंशाल्लाह ताला उसका ऐलान आज मुतवक्किल है। और जाहिर सी बात है जैसे ही ये ऐलान होने को है और ये बड़ी खबर आई है शुरू हो जाती तो जी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं और अब हॉर्मस खुलने की इस उम्मीद ने
عالمی منڈی میں ہی تیل کی قیمتوں کو بھی گرا دیا ہے۔ 4.5% تک کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور امریکی خام تیل WTI 5.9% سستا ہونے کے بعد اب $76.09 فی بیرل پر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی برینٹ کروڈ بھی 4.77% سستا ہو گیا ہے اور قیمت $79.77 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور اچھی امید کی کرن ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لگاتار 2 دن سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں اور آج کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل $4.07 کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے بعد مطلب کمی کے بعد نئی قیمت $385.88 فی لیٹر ہو گئی ہے اور ساتھ ہی پیٹرول بھی $3.39 سستا ہونے کے بعد $328.56 فی لیٹر پر ہو گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتوں کا تعین تھا اس کی جو بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھنے کی بجائے سستا ہونا بھی شروع ہو چکا ہے اور لگاتار 2 دن سے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں پاکستان میں اور یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے، امید کی کرن ہے۔ امید کی کرن ہے، لیٹس سی کہ اب یہ کتنا زیادہ دعا گو تو ہم یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیمتیں اور کم ہوتی رہے اور جو خبر ہم نے آپ لوگوں کو اچھی دی ہے انشاءاللہ تعالی معاہدہ ہو تاکہ یہ مکمل طور پر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکے۔ اب جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے بھارت کا کارگو جہاز سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ بارودی کشتی سے کارگو شپ پر حملہ کیا گیا اور اس بات کی تصدیق خود یمن کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کی ہے۔ جناب یمنی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے حملے کے تمام افراد کو بچا لیا ہے۔ کچھ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ویژولز ہیں جسے ظاہر ہے اب تو بھارت ڈینائی نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزوں سے وہ ڈینائی کر جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو جی اب اس پہ حوثیوں نے بھارتی جہاز کو دھماکہ خیز کشتی سے نشانہ بنایا اور یہ خود یمنی ساحل کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور حوثیوں نے بھارتی جہاز کو دھماکہ خیز کشتی سے نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ جانے والے یہ بھارتی مال بردار جہاز تھا۔ یمنی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے تمام عملے کو بحفاظت بچا لیا ہے اور تجارتی جہاز پر حملہ دہشت گردی ہے۔ یمنی وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اس معاملے سے متعلق۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو ہم نے بہت سی معاملات پہ بات کی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ پہ بات کی ہے، آگے بھی بہت سی بڑی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے۔ اب آپ کو خبر دیں کہ چمن میں قومی شاہراہ کی تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں پر دستی بم حملہ۔ چمن حملے میں 1 مزدور جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نامعلوم افراد نے سوئے ہوئے مزدوروں پر دستی بم سے حملہ کیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اس واقعے سے متعلق۔ چمن میں قومی شاہراہ کی تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں پر یوں دستی بم حملہ ہوا اور بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ چمن سے جو رپورٹ ہو رہا ہے پولیس کی جانب سے، جو ابھی تک اس سلسلے میں اپڈیٹس ہمارے تک موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دستی بم حملے میں 1 مزدور جاں بحق ہوا ہے اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، محافظ یا درندہ، لاہور میں پولیس افسر نے تھانے کے اندر ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ غازی آباد میں زیادتی کیس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سنگین جرم پر SHO سمیت پورا تھانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ غازی آباد میں لڑکی سے زیادتی تھانے کے اندر ہوئی۔ انویسٹیگیشن ونگ کے ASI نے پوری فورس پر دھبا لگا دیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ASI متاثرہ لڑکی کو موٹر سائیکل پر تھانے لایا اور گیٹ پر تعینات سنتری کو بتایا کہ خاتون ملزمہ ہے اور تفتیش کے لیے لائی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لڑکی کو انویسٹیگیشن روم میں لے جایا گیا جہاں ASI نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ملزم خود ہی متاثرہ لڑکی کو واپس چھوڑ آیا۔ اسی دوران لڑکی کے ورثا اغوا کی درخواست لے کر تھانے پہنچے، لیکن درخواست سے پہلے ہی گھر سے خبر آئی کہ لڑکی واپس آ چکی ہے۔ معاملہ کھلا تو پولیس نے ASI کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات میں غفلت اور حقائق چھپانے پر پہلے انچارج انویسٹیگیشن معطل کیا گیا، پھر آپریشنز ونگ کی باری آئی۔ DIG آپریشنز رات گئے تھانہ غازی آباد پہنچے۔ SHO سمیت تھانہ غازی آباد کا پورا عملہ معطل کر دیا گیا۔ 78 اہلکاروں کو کلوز لائن کرنے کی رپٹ درج کر دی گئی۔ معاملے کی مزید انکوائری جاری ہے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ اچھا، ایک اور کیس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کراچی میں نوجوان تاجر کی موت کی تحقیقات میں کچھ اہم شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے کچھ چیزیں بہت زیادہ اپڈیٹس تھیں۔ تو پولیس حکام کو شبہ ہے کہ مالی مشکلات کا شکار میر رضا نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ تو اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔
मीर रजा को गोली पीछे से नहीं सामने से लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गोली सीने से दाखिल होकर पीछे से निकली। लाश की कमर पर गोली का छोटा जबकि सीने पर बड़ा निशान था। सरबराह तफ्तीशी टीम SSP समीउल्लाह सोमरो के मुताबिक गोली के निशान से गोली की सिमत का तयन नहीं होगा। गोली के एंट्री पॉइंट पर जलने का स्याह निशान होता है। मीर रजा के सीने पर अंदरूनी जानिब गोली का स्याह निशान मौजूद है। पोस्टमार्टम में ये भी इंकशाफ हुआ कि लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी की, मगर जिस पिस्तौल से गोली चली वो गायब है। खुदकुशी की है तो पिस्तौल कहाँ गया? सामान्य 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। फुटेज में जाए वकुआ पर थैला उठाए कचरा चुनने वाले को देखा जा सकता है। कचरा चुनने वाला जाए वकुआ पर 8:03 पर पहुंचा, कुछ देर रुका, झाड़ियों की तरफ गया और 8:10 पर उसे वापस जाते देखा गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि पिस्तौल कचरा चुनने वाला ही लेकर गया होगा, जिसकी तलाश जारी है। नवीद कमाल, समा, कराची। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैन अल-अक़वामी समुद्री गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं। जबकि अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते भी हैं और दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब पहुंच चुके हैं। पहले दिन अमन का अलम उठाए हुए पाकिस्तान भी मजीद मुतहरिक हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल सऊदी अरब का अहम दौरा भी मुतवक्के है। तो अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी अहम पेशरफ्त का इम्कान है। तो एक जानिब है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा और जी जो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है अमेरिका ईरान के हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। जैसे कि पिछले घंटे भी हमने अपने नाज़रीन को सामान्य सबसे पहले इस बड़ी पेशरफ्त के हवाले से बताया। एक बड़ा मुआहदा, एक अहम मुआहदा जिसका बाकायदा जो ऐलान है वो मुतवक्का है, जो अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज होने जाएगा। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हो गया है और अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल अक़वामी समुद्री गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को एक मुस्बत इशारे भी दिए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते भी जारी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बहुत ज़्यादा करीब हैं और पहले दिन अमन का अलम उठाए हुए पाकिस्तान भी मजीद मुतहरिक हो गया है। पाकिस्तान जिसकी यकीनी तौर पर जो रोल ऑफ मीडिएशन है उसकी पूरी दुनिया से पहले मुतरफ रही है और इसी तमाम तर तनाज़ुर में हम देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब होगा और इस हवाले से भी आपको बताते हैं कि अहम मुलाकातें शेड्यूल है और शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत भी होगी और इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी अहम पेशरफ्त का इम्कान है। तो ये बहुत ही अहम और बड़ी खबर है और अमरीकी मीडिया ने भी बड़ा दावा कर दिया है। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ भी दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल फीस मुआफ़ करने और समुंदर में जो बारूदी मवाद और सुरंगें हैं वो हटाने का मंसूबा भी शामिल है। एक्सियोस के मुताबिक कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार भी अदा किया है। बिल्कुल, तो एक्सियोस की जानिब से इस बड़े दावे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया ने भी एक बड़ा दावा किया है और एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने जो मुजव्वज़ा मुआहदा है इसकी मंजूरी दे दी है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान ये बताया जा रहा है, जो एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये खबर कि आज ही मुतवक्का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की ये तजवीज़ है जो कि दी गई है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल फीस मुआफ़ करने और समंदर में नस्ब बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा भी शामिल है। एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू का आज इम्कान है, बहुत बड़े ऐलान का आज इम्कान है, बहुत बड़ी खुशी की नवीद है, एक उम्मीद की किरण है जिसका आज इम्कान है। और ना सिर्फ नाज़रीन इसमें जो पाकिस्तान का रोल ऑफ मीडिएशन है इसकी पूरी दुनिया मुतरफ है, बल्कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस तनाज़ुर में कुछ एक अहम दौरा भी सऊदी अरब का कल मुतवक्का है और यूँ इस तमाम तर एक
पेशरफ के हवाले से, इस डेवलपमेंट के हवाले से बाकायदा आज ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। और ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी है और आबना हुर्मत से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान आज ही मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया ने भी बड़ा दावा कर दिया है और ये बहुत अहम और बड़ी खबर है। ईरान आबना हुर्मत खोलने पर रजामंद हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैन अल-अक़वामी समुद्री गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं, जबकि अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते भी जारी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और पहले दिन अमन के अलम उठाए पाकिस्तान भी मजीद मुतहरिक हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के है, जबकि अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम अमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बारे में भी अहम अमूर पर बातचीत होगी। बिल्कुल। और सोबिया, एक बड़ी खबर एक और दे दें नाज़रीन को, ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब ये कहा जा रहा है, जैसे कि इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि एक्सियोस, अमरीकी मीडिया, ईरानी मीडिया जो कह रहा है, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुद ये बात तस्दीक की गई है इस हवाले से कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है। एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है नाज़रीन, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जा रहा है। और आज आबना हुर्मस खुलने की उम्मीद है, बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है। इस सिनेरियो में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि आज आबना हुर्मस खुलने की उम्मीद है। तो जैसे कि इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे, समान अपने नाज़रीन को सबसे पहले खबर दी थी इस बड़ी पेशरफ के हवाले से, जो कि अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। और अमरीकी मीडिया के बाद पाकिस्तानी मीडिया में सबसे पहले समान अपने नाज़रीन को अपडेट किया। जो बड़ी खबर, ये बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी पेशरफ के हवाले से कि आज आबना हुर्मस खुलने की उम्मीद है। और अब इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, यानी ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है सदर ट्रंप की, आज आबना हुर्मस खुलने के हवाले से उम्मीद है, उन्होंने ऐसा कहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक आपको अपडेट कर दें, जहां दूसरे मरहले में हल्का LA 27 के 196 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है जनाब। और सहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक 18,499 वोट लेकर सबसे आगे हैं। और दूसरे नंबर पर हैं नून लीग की नौरीन आरिफ, जिन्होंने अब तक 17,869 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब 16,458 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और हल्का LA 28 के 174 में से 146 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 24,219 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद 23,734 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो ये हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे इन दोनों हलकों के। नाजरीन, मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़ज़न में बारिशों के बाद तबाही आ गई है। सैलाब में आने वाले पत्थरों से दरियाए अश्कोमन का बहाव भी रुक गया है, जबकि हातून में झील बन गई है और मकानात डूब गए हैं। सड़क पर जो खड़ी गाड़ियां हैं वो तैरने लगी हैं। दुकानें, ज़मीनें सब दरिया बुर्द हो गई हैं। अब देखें ना, होता ये है कि फिर इससे लोग महसूर हो गए हैं। अब देखें कि कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और इलाके में फंसे लोगों को कश्ती की मदद से निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेले। हाथों में सैलाबी रेला रेत और पत्थर साथ ले आया। दरिया का बहाव रुकने से पानी आबादी में दाखिल, गांव के गांव डूब गए। रिहायशी मकानात, गाड़ियां, दुकानें, स्कूल, जमीनें सब दरिया बुर्द। लोग महसूर हो गए। ये सुबह 7 बजकर ये मामला हुआ ना, इसलिए हम मुतासिर हुआ है। हमारा माल में से अपना मकान भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। इसकी वजह से हम मुतासिर हैं। हमारी हुकूमत को अपील है, हुकूमत कुछ हमें इंसाफ दिलाए चाहिए। दरिया का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी दूसरी तरफ फैलता जा रहा है। गाहकोच और अश्कुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी। इलाके में कश्तियों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। अच्छा, अब ये तो देखें है ना कुदरती आजमाइश। शक्करगढ़ के मकीन भी बड़ी आजमाइश से गुजर हैं।
जहां एक कॉजवे पर गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। हर साल सैलाब के दिनों में जानी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि हुकाम की जानिब से अब तक कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं किया जा सका। अब देखिए ये तो आपके हाथ में है ना, ये तो इंतज़ामिया के हाथ में है कि अब आपको पता है कि जियोग्राफिकली हर साल एक इलाका इससे जो है वो गुजरना है, तो फिर भी अगर इस तरह के इंतज़ाम नहीं होते तो कौन कसूरवार है। बात कर लेते हैं जी नुमाइंदा समा इरफान खान से। जी इरफान खान, थोड़ा बताइए हमें क्या सूरत हाल है, वहाँ के मकीन किस हालत में है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सकमाल काजवे पर मौजूद हूँ। नाला बई में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से जो सकमाल काजवे है इस वक्त ज़ेरे आब है और यहाँ पर गुजरने वाले इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये काजवे सर्दी दर्जनों दहात को शकरगढ़ शहर से आपस में मिलाता है। इस वक्त मेरे साथ काजवे से गुजरकर आने वाले एक मोटरसाइकिल मुसाफिर मौजूद हैं। यहाँ पानी का बहाव कैसा है और आप इस खौफो खतर से गुजर कर आए हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत पुराना मसला है। यहाँ काफ़ी आदमी मर भी चुके हैं और गिर भी रहे हैं। जल्द इस पुल को ऊंचा करके तमीर किया जाए ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर गुजरने वाले इलाका मकीनों का कहना है कि इस काजवे को ऊंचा करके बनाया जाए, तमीर किया जाए ताकि यहाँ गुजरने में किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। इलाका मकीनों का कहना है यहाँ काजवे ज़ेरे आब आने की वजह से, पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पानी में बह गए थे गुज़श्ता साल में। उन्होंने फिलफौर बर वक्त इक़दामात करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की, जहां आज भी दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से मज़ीद जानते हैं। जी सालिक, बताइएगा कि क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं जबकि हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा। PDMA की जानिब से तेज़ बारिशों की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र वासा समेत दीगर जो महकमे हैं उन्हें भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जी अगर शाहीन वेस्ट इंडीज़ के इन 4 खिलाड़ी को जल्दी आउट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर जीत हमारी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है और जो चांसेस है वो ज़्यादा नुमाया। अब जी हम स्क्वॉश की भी बात कर लेते हैं। मिस्र के सलमान खलील ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ी नासिर इकबाल को स्ट्रीट गेम्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा और मेहमान खुसूसी कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अमीन ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जब खेल के मैदान आबाद होते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छी पॉजिटिविटी भी नजर आती है आपको और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हर इस तरह के खेल से जुड़े मैदानों में इसी तरह इंशाल्लाह जो अपना मकाम है और अपना नाम है खिलाड़ी बनाते रहें। तो आज के इस प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। आपसे इंशाल्लाह होती मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।